नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है मनोविज्ञान का पेपर नंबर 75 लेकर आए हैं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के 30 प्रश्न यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के देखने को मिलेंगे। देखिएगा, 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है जिसमें आपके आज 75वां टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरे ही 30 प्रश्न करके जाना साथियों, और अपना जो एक्सपीरियंस है प्रश्नों के प्रति वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है आपके, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों की शिक्षा के लिए, दोनों के लिए, और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही है। पृथक कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग साथियों निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो कथन नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। तो बताइए दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं साथियों। दूसरे प्रश्न में देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से जो संबंधित नहीं है वह विकल्प नंबर 1 में दे रखा है कि क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। जी नहीं, सिद्धांत निर्माण में क्रियात्मक अनुसंधान सहायता नहीं करता है साथियों, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान से व्यवहारिक समस्याओं का हल किया जाता है और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया भी देता है, और इसमें तुरंत समस्याओं का हल कर लिया जाता है। तो ये 3 विशेषता तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, लेकिन पहली विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। इसलिए दूसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और सीसीई। तो जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है प्रश्न संख्या 3 में वो देखिएगा साथियों। मूल्यांकन सीसीई भी मूल्यांकन का एक प्रकार है, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी होता है और योगात्मक मूल्यांकन भी होता है, लेकिन मानक मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन का ये प्रकार नहीं है, बल्कि मानकता तो क्या है, मूल्यांकन की विशेषता है साथियों। क्या है ये, मूल्यांकन की विशेषता है। अतः आपके प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें विकल्प नंबर जो 1 है ये ही आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा तीसरे प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न देख लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो जो सीसीई की एक तकनीक है वो किस विकल्प में दे रखी है प्रश्न संख्या 4 में साथियों। सत्र मूल्यांकन, सीसीई, अर्धवार्षिक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन, ये तीनों ही सीसीई की तकनीकों में नहीं आते हैं, बल्कि जो निदानात्मक मूल्यांकन है ये सीसीई की एक तकनीक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अतः प्रश्न संख्या 4 में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, लेकिन एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। अतः साथियों आपके प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प सही है। ये एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है,
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है और इनमें से सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन को करा चुका हूं पहले भी। साथियों, विद्यार्थी एक आश्रित चर है, जबकि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और पाठ्यक्रम एक मध्यस्थ चर है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है युक्तिकरण का, प्रतिगमन का, प्रक्षेपण का और विस्थापन का। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही है? बच्चे जैसा व्यवहार करना किसका उदाहरण है साथियों? देखो, युक्तिकरण में कोई बहाना बनाया जाता है, प्रक्षेपण में दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है और प्रतिगमन में पूर्व की अवस्था में लौटा जाता है साथियों। अर्थात बच्चे जैसा व्यवहार करना प्रतिगमन का उदाहरण है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां प्रश्न है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं, बाल अपराधियों के लिए स्थापित किए गए हैं, मंदबुद्धि बालकों के लिए स्थापित किए गए हैं, गूंगे बहरे बालकों के लिए या अंधे बालकों के लिए। तो इनमें से सुधार स्कूल जो होते हैं साथियों किनके लिए स्थापित किए गए हैं? 8वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो राइट आंसर देखते हैं। आपके जो सुधार स्कूल होते हैं साथियों, सुधार स्कूल अंधे बालकों के लिए नहीं होते। अंधे बालकों के लिए तो ब्रेल लिपि होती है, गूंगे बालकों के लिए भी नहीं होती। गूंगे बालकों के लिए यहाँ पर साथियों बहरे बालकों के लिए ओष्ठ लिपि होती है। और यहाँ मंदबुद्धि बालकों के लिए भी सुधार स्कूल नहीं होता है, बल्कि जो बाल अपराधी होते हैं साथियों, जो मतलब यहाँ पर वयस्क नहीं होते, बालक होते हैं और वो कोई अपराध कर देते हैं, बाल अपराधी, उनके लिए सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं। अतः विकल्प नंबर जो 1 है, बाल अपराधियों के लिए सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। तो प्रथम विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता और लचीलापन। तो जो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 9 में करना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 9 में, जो कि सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है साथियों? देखिए, सृजनशीलता के प्रमुख तत्वों में मौलिकता आ जाती है, धारा प्रवाहिता भी आ जाती है और लचीलापन भी आ जाता है। लेकिन अनुशासन साथियों यहाँ सृजनशीलता के प्रमुख तत्वों में नहीं आता है। अतः आपके प्रश्न संख्या जो 9 है इसमें सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। आपके 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? प्रश्न नंबर 10 है आपके प्रश्न नंबर 10 है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम और 100 से कम। ये आपको सिर्फ सिरिल बर्ट के अनुसार ही बताना है कि जो पिछड़े बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो साथियों 10वें पृष्ठ में जो आपके सही उत्तर है, सिरिल बर्ट का मानना था कि जो पिछड़े बालक है साथियों उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होती है। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 10 प्रश्न यहाँ पर हम कर चुके हैं। तो साथियों पूरे ही 30 प्रश्नों को हल करके जाना, इसके बाद में ही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को भी देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 11 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसकैल्कुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है या डिस्थीमिया होता है, डिस्थीनिया। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं साथियों उनमें नॉर्मली कौन से विकार से वो ग्रस्त होते हैं? तो देखो, जो डिसकैल्कुलिया है इसका संबंध गणितीय विकार से है, डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से मतलब पढ़ने के विकार से है। लेकिन यहाँ जो डिसग्राफिया इसका संबंध लेखन विकार से है, सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? अक्षम होते हैं। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किसने किया? बिने ने, स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने और थॉर्नडाइक ने। तो बताओ 12वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन इनमें से किसके द्वारा किया गया? प्रश्न संख्या 12 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके बिने के द्वारा। यहाँ पर बिने या बिनेट भी इनको कहा जाता है।
इनके द्वारा ही सबसे पहले बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किया गया था। तो अतः आपके प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक रचना के आधार पर, शील गुण के आधार पर, त्वचा के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर। तो शेल्डन का वर्गीकरण बताइए, किस आधार पर शेल्डन का वर्गीकरण है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो शेल्डन द्वारा किया गया है, उन्होंने आधार क्या रखा है साथियों, यह आपको प्रश्न नंबर 13 में बताना है। तो 13वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, बताइए प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। देखो, शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है साथियों, वो शारीरिक रचना के आधार पर किया है। किसके आधार पर? शारीरिक रचना के आधार पर। अतः आपके विकल्प नंबर 1 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह परीक्षण कौन सा है? शाही धब्बा परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, विषय आत्मबोधन परीक्षण है और मूल्यांकन मापनी है। तो मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा एक परीक्षण का निर्माण किया गया था साथियों, जिसको कहा जाता है TAT। मतलब यहाँ पर साथियों उसका आपको हिंदी अर्थ देखना है। तो शाही धब्बा परीक्षण तो हरमन रोरशा के द्वारा निर्मित किया गया है। वाक्य पूर्ति परीक्षण भी इन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि इनके द्वारा विषय आत्मबोधन परीक्षण का निर्माण किया गया था साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न देख लेंगे। 14वें प्रश्न में थर्ड विकल्प है आपके सही। तो प्रश्न नंबर 15, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सके, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना और शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो इनमें से समावेशी शिक्षा का सही अर्थ किस विकल्प में दे रखा है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 15 में आपके जो सही उत्तर है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है वह विद्यालय जिसमें सभी प्रकार के बालक बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई करते हैं, बिना किसी भेदभाव के उनका स्वागत करना। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का मतलब चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, इन सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है? आदत में, अधिगम में, संप्रत्यय निर्माण में और समस्या समाधान में। तो जिसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है साथियों। 16वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, अगर किसी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि नजर आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 16 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। आदत जो है साथियों, इसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है। मतलब न्यूनतम अवधान मतलब ध्यान केंद्रण, क्योंकि हमारी जिस चीज़ की आदत डल जाती है उस चीज़ को हम ध्यान से नहीं करते, वो चीज़ ऑटोमेटिक करते होती जाती है, उसमें ज़्यादा सोचते नहीं है अपन। तो विकल्प 1 आपके इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहे हैं आपसे? 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और अभिप्रेरणा का नियम। तो जो नियम वंशानुक्रम का नहीं है उस नियम का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 17 में। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। देखो, वंशानुक्रम के नियमों में समानता का नियम भी होता है। समानता का नियम क्या कहता है कि माता पिता के समान संतति का होना ही समानता का नियम है। माता पिता से भिन्न होना संतति का भिन्नता का नियम है। और प्रत्यागमन, माता पिता के विपरीत गुणों का आना प्रत्यागमन का नियम है। मतलब प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम और भिन्नता का नियम तीनों ही वंशानुक्रम के नियम हैं। लेकिन अभिप्रेरणा का जो नियम है ये वंशानुक्रम के नियमों में सम्मिलित नहीं होता है। अतः आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 17 में सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 18 आपसे क्या पूछ रहा है? शेष अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और मूर्त चिंतन। तो जो शेष अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है
उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 18 में। देखो 18वां जो प्रश्न है इसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शेष अवस्था में पाई जाती है। बालक बहुत ही तीव्र गति से किसी भी चीज़ को सीख लेता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। उसके सामने जो भी नई चीज़ें आती है जिनके बारे में वो नहीं जानता है उनको जानने की इच्छा उसके मन में होती है, उसके माइंड में होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक लोगों को जो चीज़ें कार्य करते हुए देखता है उन कार्यों को वो दोहराता है साथियों। अनुकरण की प्रवृत्ति बिल्कुल उसमें पाई जाती है। लेकिन जो मूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन शेष अवस्था में किसी भी प्रकार का चिंतन बालक नहीं कर पाता है। अतः चौथा विकल्प जो है ये शेष अवस्था की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होगा। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वही प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 साथियों 19वां प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने बताया। कोहलबर्ग ने बताया, जीन पियाजे ने बताया, इरिक एरिक्सन ने बताया है और यहाँ पर B.F. स्किनर ने बताया है। तो प्रश्न नंबर 19 में राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा बताया गया है। आपके प्रश्न 19 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है, जीन पियाजे के द्वारा। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने 4 स्तर बताए थे बौद्धिक विकास के। एक तो आपके संवेदी पेशी अवस्था बताई थी जो पहली अवस्था थी जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी जो दूसरी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी इन्होंने जो अवस्था बताई है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई है साथियों जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और चौथी और अंतिम जो अवस्था बताई है वो बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से लगभग 16-17 वर्ष के आसपास चलती है, 12 वर्ष से अधिक। तो इस प्रकार आपके जीन पियाजे इसका सही उत्तर है 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर आते हैं। 20वां प्रश्न है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरणा। तो 20वें प्रश्न में कोई भी उद्दीपक यदि निरंतर दिया जाता है, लगातार दिया जाता है और उसके व्यवहार में, प्राणी के व्यवहार में यदि उस उद्दीपक के कारण अस्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में साथियों, अगर परिवर्तन स्थायी हो जाता तो उसको हम अधिगम कह देते हैं, लेकिन अस्थायी हुआ है तो उसको अभिप्रेरणा नहीं कहेंगे बल्कि उसको अभ्यस्तता के नाम से जाना जाएगा, न कि अस्थायी अधिगम। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों। तो प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, ये देखिएगा, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का संदर्भ निम्न में से आवश्यक है। अभ्यास, सृजनात्मकता, पुरस्कार और उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता। तो देखो व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का संदर्भ पूछा गया है साथियों प्रश्न नंबर 21 में। आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ 21वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, देखिए जो अभ्यास है साथियों, अभ्यास का संबंध किससे है, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से है, क्योंकि अभ्यास में क्रिया की जाएगी, क्योंकि अभ्यास किसके माध्यम से किया जाएगा, क्रिया के माध्यम से। तो इसलिए आपके प्रश्न नंबर 21 में पहला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22। शेष अवस्था की अवधि होती है 0 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 0 से 7 वर्ष और 6 से 9 वर्ष। तो इनमें से जो शेष अवस्था की अवधि आपको लग रही है कि भाई ये अवधि किसकी है, शेष अवस्था की है साथियों, उसका चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 22 में जो सही उत्तर रहेगा आपके साथियों, शेष अवस्था 0 से 5 अथवा 6 वर्ष के लगभग तक चलती है। 0 से 5 अथवा 6 वर्ष के आसपास चलती है शेष अवस्था। और इस अवस्था में बालक अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसमें जो उसको विभिन्न नई नई चीज़ें दिखाई देती है उनके बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है साथियों। वह बाहर घूमना बहुत पसंद करता है शेष अवस्था में, ठीक है, वातावरण में। विकल्प आपके 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 23,
किशोरावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 110 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट, 90 प्रति मिनट और 72 प्रति मिनट। तो साथियों किशोरावस्था की एज कितनी है सभी को पता है ये तो, कि भाई किशोरावस्था लगभग 12 से 18 वर्ष के आसपास चलती है। टीन एज 13 to 19 भी इसको कहा जाता है। साथियों इस अवस्था में बालक में संतान उत्पत्ति संबंधी गुण आ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन भी 72 प्रति मिनट जो एक सामान्य व्यक्ति की होती है उसके बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार आपके 23वें प्रश्न में 72 प्रति मिनट जो चौथा विकल्प दे रखा है यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे तो आपके प्रश्न संख्या 24 को देख लेते हैं। जीन पियाजे ने किस क्षेत्र में काम किया? सामाजिकता के क्षेत्र में, संज्ञानात्मकता के क्षेत्र में, मानवतावादिता के क्षेत्र में और सांस्कृतिकता के क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 24 में जीन पियाजे के द्वारा जिस क्षेत्र में काम किया गया है साथियों उस क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। देखो जीन पियाजे ने यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझाया था कि किस प्रकार से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। अतः जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में काम किया है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 25वां प्रश्न देख लेते हैं। बालक में अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित हो जाता है? शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो पहली चीज़ तो यह आपको ये पता होना चाहिए कि अमूर्त चिंतन का मतलब होता क्या है। साथियों अमूर्त चिंतन का मतलब है कि वह चिंतन का वह प्रकार जिसमें बालक के सामने कोई वस्तु नहीं है और फिर भी यदि उसके बारे में वो चिंतन कर पाता है तो उसको ही अमूर्त चिंतन कहा जाता है। साथियों यह शेष अवस्था या बाल्यावस्था में विकसित नहीं होता है बल्कि जब बालक किशोरावस्था में होता है तब अमूर्त चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ फिर? बालक में अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में विकसित हो जाता है। थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 25 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं साथियों, कमेंट करके जरूर जाना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। किशोरावस्था के लिए एक शब्द है परिवर्तन, विकास, कुसमायोजन और काम प्रवृत्ति। तो किशोरावस्था के लिए इनमें से एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उस शब्द के बारे में आपको 26वें प्रश्न में बताना है। साथियों किशोरावस्था के लिए जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन किशोरावस्था का ही दूसरा नाम है साथियों, क्योंकि इसमें बालक में अनेक परिवर्तन आते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, चाहे वो उसके संवेगात्मक परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का। तो साथियों ये चीज़ें किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे तो 27वां प्रश्न। किशोरावस्था में समायोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि है शोधन विधि, पलायन विधि, दिवा स्वप्न विधि और मार्गांतरीकरण विधि। तो किशोरावस्था में समायोजन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है उसका चयन 27 में करना है। साथियों किशोरावस्था में बालक बहुत ही ज़्यादा समायोजन करने की कोशिश करता है लेकिन समायोजन कर नहीं पाता है, जिसके कारण वो द्वंद्व का भी शिकार हो जाता है। और इस अवस्था में समायोजन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है वो आपके होती है शोधन विधि, जिसको मार्गांतरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला और चौथा दोनों ही विकल्प आपके 27 में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। पलायन या दिवा स्वप्न इसका आंसर नहीं है साथियों। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे जो कि आपके देखिए 28वां प्रश्न में क्या है? विकास की सबसे मंद गति होती है 4 से 6 वर्ष में, 6 से 8 वर्ष में, 8 से 10 वर्ष में और 10 से 12 वर्ष में। तो 28 में राइट आंसर बताइए, विकास की सबसे मंद गति इनमें से किस अवस्था में होती है? बालक किस अवस्था में होता है जब उसके विकास की सबसे मंद गति होती है? साथियों प्रश्न नंबर 28 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। जब बालक की उम्र 10 से 12 वर्ष की होती है तो यहाँ विकास की सबसे मंद गति हो जाती है। अतः इस अवस्था को परिपाक काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
परिपाक काल के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। तो फोर्थ विकल्प 28 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न। ये 75 टेस्ट कंप्लीट हो गए आपके साथियों। यूँ मान लीजिए अब आपके 25 टेस्ट और बाकी है साइकोलॉजी के। तो रेगुलर आपको ये जो टेस्ट दिए जा रहे हैं लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? व्याख्यान पद्धति के, निदर्शन पद्धति के, आगमनात्मक पद्धति और पाठ्यपुस्तक पद्धति। तो शिक्षण के दौरान जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस दौरान की बात की जा रही है। विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सक्रिय किस में रहेंगे? पाठ्य पुस्तक पद्धति और व्याख्यान पद्धति में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे साथियों। दूसरा या तीसरा तो आपके प्रश्न नंबर 29 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जो आगमनात्मक पद्धति है इसके माध्यम से आप शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता यहाँ पर संभव कर सकते हो। थर्ड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? रूसो का, जॉन लॉक का, स्वामी विवेकानंद का और अरस्तु का। तो 30वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो 30वें प्रश्न का जो राइट आंसर है, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो विकल्प नंबर 3 आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये कंप्लीट आपके 75 टेस्ट साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। परसों मैंने मेगा टेस्ट डाला था साथियों SST का, और उसमें 90 प्रश्न लेवल 1 के थे और 150 प्रश्न लेवल 2 के थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट है वो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।